तो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में समझा और साथ ही साथ ये समझा कि मोशन को हम कई पर्सपेक्टिव के थ्रू देख सकते हैं। यानी कि किसी इंसान के लिए अगर मोशन किसी पर्टिकुलर तरीके से हो रहा है, तो वहीं दूसरे इंसान के लिए अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दें तो उसके लिए मोशन काफ़ी ही अलग दिख सकता है। और अभी हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं, उसे हम नंबर लाइन पे किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक बाइक है और एक रोड है। ठीक है, अब इस रोड पे ये बाइक तो चलेगी, ये तो पता है। अब रोड के साइड में भी कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चलो हम एक रेफरेंस फ्रेम अगर ढूंढ लें तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए। उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मोशन में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स से कि अब बाइक के पास, सॉरी, रोड के आसपास एक घर भी होगा। ठीक है, रोड के आसपास कहीं बीच में पेड़ भी लगा होगा और रोड के आसपास चलो कोई हॉस्पिटल भी है। इन केस अगर एक्सीडेंट हो गया तो बाइकर को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर लाइन का यूज़ कैसे करें। तो नंबर लाइन में एक साइड हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स और दूसरे साइड होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स और बीच में होता है हमारा ऑरिजिन या जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेड़ को अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। पेड़ को रेफरेंस पॉइंट हम क्यों मानते हैं? क्योंकि जनरली हम रेफरेंस पॉइंट एक ऐसे ऑब्जेक्ट को मानते हैं जो कि स्टेशनरी होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पेड़ के जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको मैंने क्या किया, कोइंसाइड कर दिया। किसके साथ? ओरिजिन के साथ। करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे बाइक दिख रही है, तो बाइक का जो सेंटर वाला पॉइंट है, लेट्स से बाइक है किस पॉइंट पे, -11 पे। बाइक है -11 पे और ये जो घर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? 11 पे लोकेटेड है, +11 पे। ठीक है, तो अब नंबर लाइन का यूज़ करके हम, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, जो कि हमने पेड़ को माना है। हमने अपने पेड़ को क्या माना है? ओरिजिन पे माना है। ठीक है, तो अब हम पेड़ के रिस्पेक्ट में बाइक की, घर की और हॉस्पिटल की जो लोकेशन है उसको हम, या जो पोजीशन है उसको हम बता पा रहे हैं। यानी कि +11 पे क्या है हमारे पास? हॉस्पिटल है। उसी तरह से -11 पे क्या है हमारे पास? बाइक है। और -11 पे हमारे पास क्या है? घर भी है। तो लेट्स से कि अब हम बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइक चलाने का मतलब बाइक अपनी पोजीशन जो -11 है, यहाँ से बाइक अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं बाइक मूव कर रही है। करेक्ट। लेट्स से बाइक घर से हॉस्पिटल जा रही है। ठीक है, बाइक कहाँ गई? घर से हॉस्पिटल। तो अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि पोजीशन में हुआ चेंज। सबसे पहले चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व की कि पोजीशन में कुछ चेंज हुआ। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि बाइक जो है घर से गई हॉस्पिटल। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या ऑब्जर्व करनी है कि जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, मतलब हाउ मच इज द चेंज इन मोशन, सॉरी, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन डिपेंड करता है ना, जितनी वो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे या जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी और आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बाइक है -11 से +11 पे गई। ठीक है, तो ये हमें चेंज इन पोजीशन पता चला। अब दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं, हो सकता है देखो यार, ये बाइक जो है बहुत ही एक सेंसिबल आदमी चला रहा होगा। तो अगर एक सेंसिबल आदमी चलाएगा तो वो सड़क पे एक नॉर्मल स्पीड से चलाएगा, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा। और वहीं इस बाइक को हमने किसको दे दिया? जॉन अब्राहम को। तो जॉन अब्राहम कैसे चलाएगा? बहुत तेज चलाएगा, ऐसे जू से बाइक निकाल देगा। ठीक है, तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन तो अभी भी सेम हो रहा है, लेकिन अब उस चेंज इन पोजीशन के होने की रेट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्पीड, और अभी हम एक और टर्म पढ़ेंगे, वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्पीड और वेलोसिटी जो है ये कम है या ज़्यादा है? मतलब जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है ये धीमे धीमे हो रहा है, आराम से हो रहा है, या ये बहुत तेज़ी से हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक। और तीसरी चीज़ जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पीड, क्या ये स्पीड जो है क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये बढ़ रही है या घट रही है? हो सकता है ये बाइक वाला स्टार्टिंग में धीमी स्पीड से ज़्यादा और बाद में इसकी स्पीड बढ़ने लगी हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बाइक वाला पूरे रास्ते में कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा हो। ठीक। या फिर ये भी हो सकता है कि इसने बीच में कहीं हॉल्ट ले लिया हो और पेड़ की शायद बारिश वगैरह होने लगी हो और ये पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ आराम कर रहा हो। तो इसकी वजह से मोशन अभी कुछ अलग तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि पहली चीज़ पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, हम तीन चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ, हाउ मच हैज़ द पोजीशन चेंज। सेकंड चीज़ जो हम ऑब्जर्व करेंगे, हाउ फास्ट इज द चेंज हैपनिंग, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहली चीज़ पोजीशन में होने वाला चेंज, कितना चेंज हुआ, उसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से दिखाएंगे। और दूसरा चीज़, वो जो डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, उसे हम स्पीड या वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। और तीसरी चीज़, क्या ये जो स्पीड और वेलोसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये वेरी कर रही हैं, क्या ये शुरुआत में कम है बाद में ज़्यादा है, या किस तरह से होता है, मतलब किस तरह से ये चेंज ऑकर होता है। हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो यही है हमारे पैरामीटर्स ऑफ मोशन, इन्हीं के थ्रू हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलो हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ लेंथ कवर की, ठीक है। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट सिंपली इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। लेट्स से कि हमारी जो बाइक है इनिशियली कहाँ पे है। अब हमने ओरिजिन लोकेट कर दिया 0 पे। हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। अब ये रेफरेंस पॉइंट हमने किसी भी चीज़ को माना होगा, वहाँ पे एक घर हो सकता है या पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने उसको 0 से लोकेट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारी बाइक की पोजीशन क्या है नंबर लाइन पे, -12, यानी कि निगेटिव साइड पे है, ठीक है। अब लेट्स से कि ये जो बाइक है इसने मूव करना स्टार्ट किया और ये -12 से कहाँ तक पहुँची, लेट्स से ये 4 तक पहुँची। कहाँ तक गई है बाइक, 4 तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि इस बाइक ने 4 के बाद बाइक वापस से -3 पे आ गई, थोड़ा सा पीछे आई। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बाइक ने स्टार्ट किया अपनी जर्नी -12 से 4 की तरफ, और उसके बाद बाइक 4 से -3 पे आ गई, करेक्ट। तो इसका मतलब बाइक ने 16 यूनिट्स, यानी कि हम इसको अगर मीटर में मानते हैं तो 16 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ठीक है। बाइक ने 16 मीटर की डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, और उसके बाद बाइक निगेटिव डायरेक्शन में हम 437 मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइक, इसका मतलब जो पूरा पाथ बाइक ने कवर किया होगा उस पूरे पाथ की डिस्टेंस जो होगी, सॉरी उस पूरे पाथ की जो लेंथ होगी उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि 16 + 7 इज इक्वल टू 23 मीटर्स हमारी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस तो हमें पता चल गई। अब अगर डिस्टेंस हमें पता है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहें तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल से ये हो गया। अभी हमने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है वो है -12, और वहीं पे हमारा फाइनल पॉइंट जहाँ पे बाइक आई है वो है -3। तो -12 से -3 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो -12 से -3, यानी कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं जो मैंने ग्रीन कलर से अभी ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये हमारा -12 क्या है, इसको मैं IP लिख देता हूँ। IP मतलब इनिशियल पॉइंट, और -12 इनिशियल पॉइंट और -3 इज द फाइनल पॉइंट, करेक्ट। तो यहाँ पे -12 से -3 के बीच की जो दूरी है ये है हमारी 9 मीटर, करेक्ट। और यहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है जो होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, -12 से -3 की ओर। और हम जान रहे हैं कि नंबर लाइन के राइट साइड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब बेसिकली जो राइट साइड है, जिस तरह से हम इस नंबर लाइन को देख रहे हैं, तो राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव, करेक्ट। तो राइट साइड की हम बात कर रहे हैं तो ये हम लिखेंगे +9 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बाइक ने मूव किया है, ठीक है। बाइक निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, तो ये +9 मीटर होगा। अब देखो दोनों चीज़ में एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो डिस्टेंस है वो आ रही है 23 मीटर, और वहीं पे हम जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं क्या, +9 मीटर, ठीक है। तो अब इसको हम समझे कैसे, इसको मतलब जब हमारे पास डिस्टेंस थी ना, तो डिस्टेंस बड़ा सिंपल है ना, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें पाथ की लेंथ को पता करना है और उस लेंथ को हमें नोट कर देना है। तो हमने देखा कि भाई बाइक जो है 16 मीटर्स आगे गई और 7 मीटर कहाँ गई, 7 मीटर पीछे की तरफ आई। तो हम 16 + 7 करेंगे, हमें मिला 23 मीटर्स। और वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट जो है -12 से -3 के बीच की जो डिस्टेंस है 9 मीटर, और हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, डिस्टेंस से काम नहीं होता था। अब ध्यान से सोचो कि तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है, बाइक है -12 पे, बाइक कहाँ है, -12 पे, और मैंने तुमको बोल दिया बाइक ने 23 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। क्या तुम मुझे बाइक की फाइनल पोजीशन बता पाओगे, नहीं। अब बाइक, मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बताया, बाइक ने 23 मीटर्स की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, या बाइक ने 23 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर किया। तुम मुझे फाइनल पॉइंट नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि 23 मीटर्स ट्रेवल करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। हो सकता है बाइक पूरा का पूरा 23 मीटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई हो, यानी कि -12 से अगर मैं +23 की बात करूं तो हम लगभग कुछ
+11 के अराउंड पहुंच जाएंगे, आई होप। हाँ, +11 के अराउंड हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट 23 मीटर जाएं। या फिर -12 से वो निगेटिव डायरेक्शन में और 23 मीटर्स चली गई हो पीछे, या फिर हो सकता है वो 11 मीटर्स आगे गई हो और 12 मीटर पीछे आ गई हो। मतलब 23 मीटर्स चलने के बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना हमारे पास, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन वहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या बता रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यानी कि -12 से -3 की ओर, ठीक है। अब इसको और बेटर तरीके से हम समझते हैं। देखो, लेट्स से कि मेरे पास ये बाइक है, ये बाइक इनिशियली कहाँ पे है, हम सबको दिख रहा है ये बाइक इनिशियली ओरिजिन पे है। एंड लेट्स से कि ये बाइक कहीं 9 तक गई और 9 पे जाने के बाद ये 5 पे आ गई। ये बाइक कैसे गई, ये बाइक गई 9 तक फॉरवर्ड और 9 के बाद ये 5 पे आ गई, यानी कि इसने 9 मीटर्स आगे ट्रेवल किया और इसने ट्रेवल किया 4 मीटर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की वो है 13 मीटर्स, करेक्ट। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 से लेकर के 5 तक, तो 0 से 5 तक यानी कि 5 मीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ +5 मीटर्स, राइट। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है कि भाई बाइक की फाइनल पोजीशन क्या है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर चले जाओ, करेक्ट। अब जस्ट इमेजिन बाइक यहाँ पे ना हो करके, बाइक यहाँ पे ना हो करके, लेट्स से बाइक की फाइनल पोजीशन, बाइक ने स्टार्ट कहाँ से किया होता, 0 से, और बाइक की फाइनल पोजीशन होती -8, यानी कि हमारी बाइक कहाँ पे है अभी, -8 पे है, ठीक है। तो अभी मुझे किसी को डिस्प्लेसमेंट अगर एक्सप्लेन करना होता या किसी को बताना होता बाइक की फाइनल पोजीशन, मैं उसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। मैं बोलूंगा भाई निगेटिव डायरेक्शन में तुम 8 मीटर चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे बाइक मिल जाएगी। क्या ये सही बात है? अगर हम 0 से बाइक की फाइनल पोजीशन को लोकेट करें, अगर हम 0 से बाइक की फाइनल पोजीशन को लोकेट करें, तो हम देखेंगे कि 8 मीटर और निगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि -8 मीटर्स, राइट। तो माइनस क्या बता रहा है कि हम निगेटिव डायरेक्शन में चले, और 8 मीटर्स हमें क्या बता रहा है कि भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है -8 मीटर। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट का एडवांटेज क्या है। डिस्प्लेसमेंट के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, वो ये है कि अब हमें हमारे ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन लोकेट करने की एक एबिलिटी जो अभी तक हमारी डिस्टेंस में मिसिंग थी, वो हमें मिल जा रही है, राइट। डिस्टेंस में हम अपने ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को लोकेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम ये भी जानते हैं अब हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन मालूम करने के लिए, और कितना मूव करना है। डिस्टेंस के साथ हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते थे, जैसे कि यहाँ पे अभी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये 13 मीटर्स है। अब 13 मीटर्स बाइक, हो सकता है 13 मीटर्स एक ही डायरेक्शन में चली गई हो, या फिर 5 मीटर आगे गई हो, 8 मीटर पीछे आई हो, कुछ भी हो सकता है ना उस तरीके से। तो आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हमें किस तरह से एक एडेड एडवांटेज देता है इस सिचुएशन में। अब बात करें, देखो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है क्या? हर जगह मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलता है। अब जैसे हम बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे कहीं ना कहीं एक चौराहा आता है, ठीक है, चलो हम वहाँ भी नहीं मुड़े, आगे कोई चौराहा आता है, कोई मोड़ आता है, अरे कहीं ना कहीं तो मुड़ते हैं ना, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में हम सीधे ही जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आते हैं, ठीक है। और जनरली मतलब हम कभी भी देखें तो हम आइडियल सिचुएशन में हम कभी भी सीधी लाइन में नहीं ट्रेवल करते हैं, हम अक्सर कुछ ना कुछ टर्न ले रहे होते हैं, हमारा रास्ता मतलब थोड़ा सा अजीब ही होता है, ठीक है। और या फिर हम ट्रेन्स की भी बात कर ले, तो ट्रेन्स भी जो होती हैं वो सीधे डायरेक्शन में नहीं जाती भाई, दिल्ली से मुरादाबाद किसी और डायरेक्शन में होगा, मुरादाबाद से फिर बरेली, बरेली से लखनऊ, और लखनऊ से मेरा होम टाउन आ गया सुल्तानपुर, ठीक है। तो ट्रेन्स भी जो होती हैं वो एकदम ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही होती, ठीक है। हमने देखा रेलवे ट्रैक में थोड़े से कर्व्स होते हैं, वो मुड़ती है, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो टर्न भी लेते हैं, राइट। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने का मतलब क्या हुआ? देखो चलो मान भी लें कि अगर हम दिल्ली से लेकर के सुल्तानपुर तक एक स्ट्रेट लाइन हमने बना ली और उस पर हम ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, तो भी जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ का सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा नहीं होगा दिल्ली और सुल्तानपुर के लिए, लेकिन मैं एक आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे हमारा दिल्ली है और यहाँ पे हमारा सुल्तानपुर है। तो अगेन जो पाथ ट्रेन ने ट्रैवल किया होगा, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की भी बात कर लें, तो वो पाथ भी थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस पे ही लाई करेगा। तो फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम मोशन स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हैं इस चीज़ को? तो इस चीज़ को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ध्यान से समझो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब जो भी हमारी गाड़ी होती है वो सिर्फ या तो आगे जा रही है या तो पीछे आ रही है, ठीक है।
तो ज़रा देखें हम दिल्ली से मुरादाबाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिल्ली से मुरादाबाद में हम देखेंगे तो या तो अगर ट्रेन की पोजीशन ये है तो यहाँ से या तो ट्रेन आगे जा सकती है या तो पीछे आ सकती है। उसी तरह से अगर हम मुरादाबाद से बरेली किसी भी पॉइंट में जाए तो हम हर पॉइंट पे देखेंगे या तो ट्रेन पीछे जाएगी या तो आगे आएगी, ठीक है, कुछ इसी तरह का मोशन होगा। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसा हमें समझ में आ रहा है कि या तो ऑब्जेक्ट आगे जा सकता है या तो ऑब्जेक्ट पीछे आ सकता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के पास कोई और चांस है ही नहीं, इसके अलावा ऑब्जेक्ट के पास किसी और तरह का चांस ही नहीं है, या तो वो सीधे जाएगा आगे या तो वो पीछे आएगा, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे अगर रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे हमारे पास है दिल्ली, फिर यहाँ पे आता है मुरादाबाद जंक्शन, फिर आता है यहाँ पे बरेली, फिर यहाँ पे आता है लखनऊ और फिर यहाँ पे आता है सुल्तानपुर। तो लेट्स से कि दिल्ली से मुरादाबाद की डिस्टेंस मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आई थिंक समवॉट अराउंड 190 किलोमीटर्स होगी। मुरादाबाद से बरेली की जो डिस्टेंस होगी वो समवॉट अराउंड 80 टू 90 किलोमीटर्स के अराउंड, एंड बरेली टू लखनऊ इज अनदर 220 kilometers, right? And then लखनऊ टू सुल्तानपुर इज अराउंड 137 किलोमीटर्स। तो कुछ ऐसी डिस्टेंस होगी, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम वही बात हो गई कि क्या दिल्ली से मुरादाबाद के बीच जब ट्रेन को आना होगा, जब ट्रेन दिल्ली से मुरादाबाद ट्रैवल कर रही होगी तो अगेन जो ट्रेन होगी या तो वो आगे जा रही होगी या तो वो पीछे आ रही होगी। तो यही केस हर जगह हो रहा होगा, राइट। तो हम इस पूरे मोशन को ओवरऑल मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दिल्ली से जब मुरादाबाद ट्रेन को आना होगा, अगेन हर पॉइंट पे ट्रेन के पास दो ही चॉइस होगी कि या तो वो आगे जाएगी या तो पीछे आएगी, ठीक है। तो लेट्स से कि दिल्ली से 190 किलोमीटर्स के बाद मुरादाबाद आ रहा है, मुरादाबाद से 90 किलोमीटर्स के बाद बरेली आएगा, बरेली से 220 किलोमीटर्स के बाद लखनऊ, और लखनऊ से 220 किलोमीटर्स के बाद 137, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये पूरा मोशन मोशन इन, अगर हम इस ओवरऑल मोशन की बात करें तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन हम इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो शायद ही बहुत रेयर केस में हम किसी मोशन को मोशन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, चाहे हम खुद अपने मोशन को ऑब्जर्व कर लें या हम किसी भी व्हीकल को ऑब्जर्व करें। कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकती है। सो आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मोशन स्ट्रेट लाइन हम क्यों पढ़ना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने बात किया कि डिस्टेंस की जैसे बात हमने की, तो डिस्टेंस में हमने देखा कि सिर्फ डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारी बाइक है वो 23 मीटर ट्रैवल की, यानी 23 मीटर्स का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, या 50 मीटर्स, 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, ऐसे हम कुछ भी बात कर लें, करेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने बोला डायरेक्शन की बात की, तो जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन होता है वैसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके बीच के एक छोटे से हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इज डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनके साथ एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब नंबर लाइन सबसे परफेक्ट रेफरेंस फ्रेम क्यों है हमारे, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए नंबर लाइन का जो सिस्टम है स्ट्रेट लाइन मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि एक साइड हमें पता है कि राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। हालांकि फिजिक्स में ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको राइट साइड को पॉजिटिव ही मानना है और लेफ्ट साइड को आपको नेगेटिव ही मानना है, ठीक है। ऐसा कोई रिजिड नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। आप लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान लो और राइट साइड को आप नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन सिर्फ हमारी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए एक तरीके से है, ठीक है, कि जिससे हमें ये आइडिया रहे जब हम किसी को डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं या डिस्टेंस बता रहे हैं तो हम उस पॉजिटिव या निगेटिव साइन को स्पेसिफाई कर पाएँ। तो अभी हमने यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर लाइन के जो क्या कहते हैं नोटेशंस होते हैं, हमने उस हिसाब से चीज़ों को माना कि हमने राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पे हमने मान लिया कि अगर कोई भी चीज़ राइट साइड में मूव करेगी तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और अगर वो लेफ्ट साइड में जा रही है तो वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये नंबर लाइन के हिसाब से हमने मान लिया। हम इसका उल्टा भी मान सकते हैं, फिजिक्स में ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की -8 मीटर्स, तो इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की थी ओरिजिन, करेक्ट। इनिशियल पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, ओरिजिन, और ओरिजिन से हमारे ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, निगेटिव डायरेक्शन में 8 मीटर्स की डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। -8 मीटर हमें ये बताता है, ठीक है। या फिर अगर हम माने कि मेरे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी, लेट्स से मेरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी, -12, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो +9 मीटर है। तो यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट ने पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इस बाइक ने पॉजिटिव डायरेक्शन में 9 मीटर्स की डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। क्या किया है, हाँ बिल्कुल किया है। ये जो डिस्टेंस है
ये 9 मीटर से, ठीक है। तो अगर मैं -12 से अपने मोशन को स्टार्ट करता हूँ और मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में 9 मीटर ट्रेवल करता हूँ, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं लास्ट में -3 पे आऊँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और जब भी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मान लें कि चलो लेफ्ट साइड जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये इजीली अंडरस्टूड है, राइट साइड क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कोई भी मोशन अगर राइट डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो उसके साथ हम एक निगेटिव नंबर लिखेंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे जो कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, और उसके साथ एक नंबर लिख देंगे, ठीक है। अगेन मैं बोलूँ, यहाँ पे कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है, हम राइट को पॉजिटिव मान सकते हैं, लेफ्ट को निगेटिव मान सकते हैं, अपने हिसाब से हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर केस के लिए फिर हमें वैसे वैसे वही मानना पड़ेगा, ठीक है। हम बार बार चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक। हर स्केलर क्वांटिटी वन डायमेंशनल होती है, हाँ, हर स्केलर क्वांटिटी वन डायमेंशनली होती है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हो सकता है। फिलहाल हम मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम वन डायमेंशनली वही इसको कंसिडर करेंगे। हम में से बहुत लोगों ने अभी कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, जब हम थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स की बात करते हैं। तो अभी हम ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सिंगल डायमेंशन की बात करेंगे। और सिंगल डायमेंशन की बात करेंगे तो हमें ये आई कैप, जे कैप, के कैप लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव साइन से चल जाएगा, ठीक है। एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है ना, तो अगर उसमें कोई चेंज भी होगा तो किस में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड में ऑब्जर्व कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हम किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं। अब जैसे कि लास्ट केस में हम बात करें, इस ऑब्जेक्ट वाले केस में हमने कहा कि बाइक ने -8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है। तो हम जीरो से क्या किया, हमने निगेटिव डायरेक्शन में हम 8 मीटर चले, -8 का मतलब। अभी मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साइन चेंज कर दूँ। मैं क्या बोल दूँ, +8 मीटर, मैं इसको क्या लिख दूँ, +8 मीटर। अब +8 मीटर का मतलब क्या होगा कि फाइनल पोजिशन बाइक की क्या हो जाएगी, 8 पे आ जाएगी। समझ रहे हो, +8 मीटर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में 8 मीटर। यानी कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी में कोई भी चेंज अगर होता है, तो वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी भी एक में हो सकता है, तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दोनों में हो गया तो अलग बात है, भाई +8 की जगह +5 हो गया, तो भी इसका मतलब फाइनल पोजीशन हमें 5 पे मिलेगी, ठीक है। अभी हमने पहले देखा था -8, -8 मतलब निगेटिव डायरेक्शन में 8 मीटर, +8 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 8 मीटर। तो अभी हम देख रहे हैं कि पोजीशन में पूरा का पूरा चेंज हो गया, 180 डिग्री का चेंज आ गया। तो अगर हम साइन चेंज करते हैं या फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज करें, दोनों ही केस में हमारी क्वांटिटी का चेंज होना निश्चित है। तो दोनों ही हम चेंज कर सकते हैं या फिर कोई भी एक चेंज कर दो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिजॉल्व्ड एज इट हैज एग्जैक्टली सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी सॉरी कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है। हाँ, स्केलर क्वांटिटी का हम रेजोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी को हम बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स में या हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं, बेसिकली एक्स वाई के लॉन्ग हम नहीं ब्रेक कर सकते। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी को हम अलग अलग डायरेक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पे हमने अभी तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन की थोड़ी सी क्लैरिटी और हमें पता चल गई है कि मोशन को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, नंबर लाइन सिस्टम का यूज़ किस तरह से करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या अपने एडवांटेजेस हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने बात की कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हमें एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज देता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमें डायरेक्शन पता चलता है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। वहीं पे हमारी जो डिस्टेंस जैसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होती हैं, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ और स्केलर क्वांटिटीज़ की जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो कुछ और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे कि हम बात करें मास, मास के अलावा हमारे पास हो गया टेम्परेचर, राइट। ये सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई, करेक्ट। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे अभी डेप्थ में, लेकिन सबसे पहली वेक्टर क्वांटिटीज जिसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है वो है डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। स्टे ट्यून्ड with the next update.